नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे चौथे प्रैक्टिस सेट के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 75 प्रश्न होंगे। इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा केवल इकोनॉमिक्स के प्रश्न डाले गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों में भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत विश्व बैंक समूह के 5 संगठन है, उनमें से 4 के नाम यहाँ पे निम्नलिखित है और पांचवा का नाम है जिसे पांचवा संगठन है जिसे IBRD के नाम से जाना जाता है, अर्थात पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो भारत इन 5 संगठनों में से 4 संगठनों में शामिल है। एक संगठन में भारत शामिल नहीं है और वो संगठन है ICSID, अर्थात विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि इसका लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय अस्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था। वित्तीय अस्थायी बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, G20 समूह के द्वारा वित्तीय अस्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बेरोजगारी दर बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुपात है। दिए गए विकल्पों में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, श्रमिक वर्ग में कुल जनसंख्या से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है? दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही होगा। पेय पदार्थ जो है द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है। बाकी के विकल्प कृषि, पशुधन तथा मत्स्य यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। वहीं पर पेय पदार्थ, तंबाकू, बिजली, धातु उत्पाद तथा इत्यादि ये जो है वो द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? दिए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्प में विकल्प बी जो है ये सही आंसर होगा इसका। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर का अगर इसको थोड़ा सा और डीपली जाने तो भागलपुर का सदियों से सिल्क उद्योग के साथ संबंध रहा है। यह अपने तसर सिल्क और भागलपुरी साड़ी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। बिहार में मुख्य रूप से शहतूत, तसर और एरी ये सिल्क के प्रकार हैं, रेशम के प्रकार हैं। तो शहतूत, तसर और एरी प्रकार के रेशम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? दिए गए विकल्पों में विकल्प बी पेंशन और छात्रवृत्ति हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण हैं। यह धन का एक तरफा हस्तांतरण होता है जिसके बदले में कोई सेवा या वस्तु प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है। दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही होगा। राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का प्रभावी राजस्व घाटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। यह आयोग जो है वो योजना आयोग के जगह पर इसे लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए तथा डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक 107 विकासशील देशों को कवर करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है तथा इसे पहली बार 2010 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और इसे शुरू कब किया गया था? तो यह 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी और बिहार कौशल विकास मिशन ने 15 से 28 वर्ष समूह के कम से कम 10वीं पास अभ्यर्थियों में रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यह ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी और यह 2014 में की गई थी। ठीक है। और ब्रिक्स का बात करें BRICS तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं। एक बी हो जाएगा ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है।
इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत का दर्जा नहीं मिला है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी विकल्प दिए गए हैं इन सभी को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्लू चिप कंपनी को सुपरिभाषित करता है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही होगा। अपने क्षेत्र की, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अपने क्षेत्र की एक अग्रणी पूंजीकृत कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स शेयर सूचकांक है, किस देश का शेयर सूचकांक है? तो ये सिंगापुर का शेयर सूचकांक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही होगा, रोहतास और पूर्णिया। रोहतास में उच्चतम और पूर्णिया में न्यूनतम साक्षरता दर है। अगर बात करें बिहार से, बिहार की साक्षरता दर की, तो यह भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है और इसका साक्षरता दर 61.8% है। अगर बात करें इसमें पुरुष साक्षरता दर की, तो पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% है, जबकि महिला साक्षरता दर 51.5% है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक रन संदर्भित करता है। बैंक रन संदर्भित करता है, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा राशि निकालने को बैंक रन संदर्भित करता है। अगर इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो जब बड़ी संख्या में बैंकों से लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं, और वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि निकट भविष्य में बैंक अपना काम करना बंद कर सकता है, तब बैंक रन की स्थिति आती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बिहार प्रौद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 में स्थापित किया गया था। अगर इसके बारे में थोड़ा देखें, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास के बारे में, तो इसकी स्थापना औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित विकास, उद्योगों को बढ़ावा देने एवं इससे संबंधित पहलुओं के लिए, इस पहलुओं की जांच के लिए इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? दिएगा विकल्प में विकल्प बी, एन.के. सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें वित्त आयोग की, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्यों में 3 सदस्यों के नाम यहाँ पर वर्णित है, निम्नलिखित है, जैसे अशोक लाहिड़ी, अनूप सिंह, रमेश चंद्र। ये 4 में से 3 अन्य सदस्य, एक सदस्य का नाम अजय नारायण है, अजय नारायण है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 अन्य सदस्य हो गए। और अगर इसमें थोड़ा सा और बात करें, इसको देखें और डीपली तरीके से, तो वित्त आयोग जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे नवंबर 2017 में 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, और इसका कार्यकाल जो है वो 2020 से 2025 तक रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, एन.के. सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? युग्मों में से, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए एक एक करके इन युग्मों को चेक करते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, ये सही है, इसको IFCI के नाम से जाना जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1948 में सही है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, तो ये सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ये 1995 में, ये सही है, ये भी सही है, 1995 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये गलत है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1968 में नहीं अपितु 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको IDBI के नाम से जानते हैं, IDBI अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो था वो 1964 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यही विकल्प सी, आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और चौथा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये भी सही है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ था और इसे सिडबी के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी दर वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के लिए बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है? दिए गए विकल्प में विकल्प जो सी है वो सही है, 25.07% 2001 से 2011 की अवधि के लिए बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर बात करें अगर 1991 से 2001 तक के जनसंख्या वृद्धि दर की, तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर उस समय 28.63% थी, और अभी वर्तमान में 25.07 है। तो अगर देखा जाए तो इसमें लगभग
3.56% की गिरावट आई है। ठीक है, 1991 से लेकर 2001 के जनसंख्या वृद्धि दर से 2001 से 2011 के जनसंख्या वृद्धि दर में 3.56% की गिरावट आई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी जो है सही है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? दिए गए विकल्पों को एक एक करके पढ़ते हैं और उन्हें जांच करते हैं कि कौन सा सही है या नहीं है। विकल्प ए है सर्वाधिक सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको SLR के नाम से जानते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात में वाणिज्यिक बैंकों को सकल जमाओं का कुछ अनुपात अपने पास रखना होता है, ये विकल्प सही है। रिवर्स रेपो रेट RRR वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है, ये गलत है। RRR वह दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI को ऋण उपलब्ध कराता है, उसे RRR कहते हैं, और वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है उसे रेपो रेट कहते हैं, अर्थात RR के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न में ये बी जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, आगे के विकल्पों को देखते हैं। SLR में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तरलता को घटाती है, ये विकल्प भी सही है। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं को स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं, ये विकल्प भी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसल समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेसल समझौता बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगर बात करें बेसल समझौता की, तो इसमें बैंकों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा वित्तीय संस्थाओं के जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प सी सही होगा। पटना जो है इसमें सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या होगी वहाँ पे शहरी संख्या क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है? तो पटना में है। तो जहाँ पे अगर पटना में शहरी जनसंख्या ज़्यादा है तो ग्रामीण जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। अगर बात करें सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की, तो इसमें 3 जिले हैं बिहार के। पहला है समस्तीपुर, दूसरा जिला है भागलपुर और तीसरा जिला खगड़िया है। तीसरा जिला खगड़िया है। तो ये बिहार के 3 जिले हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है, समस्तीपुर, भागलपुर और खगड़िया में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? दिए गए विकल्प में विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल समिति। ठीक है, इस उर्जित उसके बाकी के और विकल्पों को अगर हम देखें तो चैलैया समिति का गठन कर सुधार के लिए हुआ था, जबकि बीके चतुर्वेदी समिति का गठन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। रंगराजन समिति का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बचत और निवेश का आकलन करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगर बात करें उर्जित पटेल जी की, उर्जित पटेल और रंगराजन जी की, तो उर्जित पटेल RBI के 24वें गवर्नर थे और वहीं पे रंगराजन जी जो है वो 23वें RBI के 23वें गवर्नर थे। अभी 25वें गवर्नर RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उर्जित पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके देखना है कि ये कौन कौन से कथन जो हैं, कौन कौन से कार्य जो है वो सेबी के द्वारा किए जाते हैं। पहला विकल्प है स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड आदि का पंजीकरण, ये सही है। निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थों की जांच एवं उनकी लेखा परीक्षा, ये विकल्प भी सही है। विभिन्न शुल्कों की वसूली करना, ये विकल्प भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में कौन सी मदें शामिल होती हैं? दिए गए विकल्प में A, B तथा C, ये तीनों मदें जो हैं वो फॉरेक्स रिजर्व अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? माफ कीजिएगा, राज्य कौन है? तो दिएगा विकल्प में विकल्प C जो है वो सही होगा, केरल। केरल जो है भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगर बात करें अन्य राज्यों की, तो केरल के बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी लेते हैं तो केरल के बाद सबसे ज़्यादा साक्षर लक्षद्वीप है।
लक्ष्य द्वीप है। इसकी साक्षरता दर इसका 91.85% है। इसके बाद अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का साक्षरता दर जो है वो 91.33% है। उसके बाद आते हैं अगर बात करें गोवा की, तो गोवा इसका साक्षरता दर 88.2% है तथा त्रिपुरा की साक्षरता दर त्रिपुरा का 87.22% है। अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार केरल का अगर साक्षरता दर देखें तो हमने जैसे बताया इसका साक्षरता दर 94% है और इसमें पुरुष साक्षरता दर 96.11% है। वहीं पे महिलाओं का साक्षरता दर जो है 92.07% है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वस्तु एवं कर सेवा जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में वस्तु एवं कर सेवा जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है। जीएसटी के 5 प्रकार की दरें होती हैं। पहला 0% हो गया, दूसरा 5% है, तीसरा 12% है, चौथा 18% और पांचवा जो है वो 28% है। इसमें जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थ, मादक द्रव्य, बिजली पर इसे जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंजल टैक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एंजल टैक्स के संबंध में विकल्प दिया गया है सी, ये सही है। एंजल टैक्स उन नए निवेशकों पर लगाया जाता है जो शेयर की अतिरिक्त कीमत से आय अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? ये दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसके बाद देखें तो वेस्ट बंगाल आता है और वेस्ट बंगाल के बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आप 5 राज्यों का नाम आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर की जाती है। इससे पहले इस गणना का मतलब राष्ट्रीय आय की गणना का आधार जो था वह 2004-5 था, परंतु वर्तमान में यह 2011-12 है। अगर बात करें राष्ट्रीय आय की गणना की, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। और अगर बात करें राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय की गणना से आशय है कि यह देश की एक वित्तीय वर्ष में आर्थिक क्रियाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना बाजार की कीमत, साधन के स्थिर मूल्य तथा वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही होगा। इस योजना का जो शुरुआत है वो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नज सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? नज सिद्धांत दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही होगा, अर्थशास्त्र क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दिए गए विकल्प में सभी विकल्प जो है वो सुमेलित हैं, सभी विकल्प सुमेलित हैं। और इनके अलावा चलिए इन पंचवर्षीय योजनाओं में थोड़ा सा कुछ और तथ्यों को जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, यह सही है। इसका समय काल जो है वो 1951 से 56 तक है तथा यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका समय काल जो है वो 1956 से 61 तक रहा, 1951 से 61 तक रहा। और यह जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ये सही है, परंतु इसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। अगर चतुर्थवर्षीय पंच योजना को देखें तो ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, ये सही है। और इसका समय काल जो था वो 1969 से लेकर 74 तक था। और यह इस योजना का मुख्य फोकस जो था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्राप्त करना था। पंचवर्षीय योजना का समय काल 1974 से 1979 तक था और यह जो था डीपीधर मॉडल पर आधारित था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी और इसका समय काल 2012 से 2017 तक था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम परियोजना
किससे संबंधित है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही है, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का हिस्सा है? तो दिए गए विकल्प में ए बी सी डी ये सभी भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुरक्षा क्रमों का हिस्सा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर बात करें प्रधानमंत्री जल उजाला योजना का, तो इसमें एलईडी वितरण, यह जो है एलईडी सस्ते दर पर एलईडी वितरण से संबंधित है। आम आदमी बीमा योजना की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इस योजना के अंतर्गत अंशदाताओं को मात्र 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपए का मृत्यु होने पर जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड है? दिएगा विकल्प में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानें तो यह किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद को उस वर्ष की जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1951 में की गई थी तथा ये इसका हेडक्वार्टर जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और यह राष्ट्रीय आय की गणना करता है तथा राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया है 2011 से 12 है और इससे पहले यह 2004 से 5 था। ठीक है, 2004 से 5 था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? दिए गए विकल्पों में एक एक करके इसको पढ़ेंगे और दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है, जब प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मेल्ट डाउन करते हैं, ये सही है। बाकी के जो विकल्प है वो गलत हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होने से। ठीक है, श्रमिकों के सीमांत उत्पादकता के शून्य होने से प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुछ योजनाएं दिए गए हैं और उनका उद्देश्य दिया गया है। देखते हैं कौन योजनाओं का उद्देश्य सही सुमेलित है। अमृत शहरों में मूलभूत संरचना सुरक्षा सुधार, ये सही है। अगला योजना है उदय योजना, इसका उद्देश्य है विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण, ये भी सही है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करके पढ़ते हैं, स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेय, ये गलत है। स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो घर समाज देश में स्वच्छता को जीवन शैली का अंग बनाने से है। ठीक है, और चौथा है हृदय योजना, इसका संबंध विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन से संबंधित है, ये सही है। और प्रश्न में पूछा गया कि दिए गए युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, तो विकल्प सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। इसका निर्धारण जो किया गया था वो 2100 कैलोरी का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? पिनाकी चंद्र घोष जी को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इस्पात संयंत्र दिए गए हैं और उनको भारत में उनकी स्थापना किस देश की सहायता से हुआ है, इसको मिलान करना है। तो भिलाई का सहयोगी देश ब्रिटेन, ये गलत है। भिलाई की जो स्थापना हुई थी वो सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। दुर्गापुर की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। बोकारो का जो स्थापना हुआ था राउरकेला जर्मनी नहीं, राउरकेला, हाँ ये विकल्प सी जो है वो सही है। राउरकेला का जो स्थापना हुआ था वो जर्मनी के सहयोग से हुआ था, ये सही है। और बोकारो का जो स्थापना हुआ था वो फ्रांस नहीं होगा, अपितु यह सोवियत संघ होगा। सोवियत संघ की सहायता से बोकारो में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये विकल्प भी गलत है, ये विकल्प भी गलत है, बोकारो भी गलत है। विकल्प सी जो है वो सही है, सुमेलित है। अगर बात करें इनकी स्थापना की तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, इन तीनों का जो स्थापना वर्ष है वो 1955 है और बोकारो का जो स्थापना वर्ष है वो 1964 है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, तारपुर समिति किस क्षेत्र के लिए गठित की गई थी? तारपुर समिति दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही है। विदेशी विनियमन में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु तारपुर समिति की गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? कुछ स्टॉक एक्सचेंज दिए गए हैं और वो किस देश के स्टॉक एक्सचेंज है उनके बारे में इसे सुमेलित करना है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सही सुमेलित है। सबसे पहले तो इस प्रश्न का आंसर हम बता देते हैं। विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसको सुमेलित हम बनाते हैं। नास्डक जो है वो जर्मनी का नहीं, ये अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज। सीमेक्स जो है ये सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज है। निकी जो है जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। और फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुद्रा संबंधित नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन सी मदें शामिल है? तो सबसे पहले देखते हैं भुगतान संतुलन है क्या, या भुगतान संतुलन में कितने प्रकार के खाते होते हैं। तो भुगतान संतुलन में दो प्रकार के खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता तथा दूसरा होता है पूंजीगत खाता। ठीक है। और चालू खाता में दो मदें शामिल होती हैं, एक दृश्य मद है और एक अदृश्य मद है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा था? दिए गए प्रश्न में विकल्प डी जो है वो सही है, 29.6% उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा था। परंतु आर्थिक समीक्षा 2021 में उद्योग क्षेत्र में 9.6% की गिरावट आई है, कमी आई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अमर्त्य सेन जी को सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए, विकल्प बी जो है वो सही होगा, सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गतिहीन विकास से क्या तात्पर्य है? गतिहीन विकास से विकल्प सी सही होगा इसका आंसर। वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर रहती है, गतिहीन विकास अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बी, सी। और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर इसके बारे में और मानव विकास सूचकांक को और अच्छे से जानें तो मानव विकास सूचकांक जो है वो मानव जीवन के स्तर को मापने का एक वैश्विक पैमाना है। इसे 1990 में एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 3 पैमाने हैं, इस सूचकांक के 3 आयाम हैं। एक प्रथम आयाम है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, द्वितीय आयाम है जीवन प्रत्याशा तथा तृतीय आयाम है शिक्षा, और लिंगानुपात इसका कोई आयाम नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो दिए गए विकल्प का सही आंसर हो जाएगा नर्कसे ने किया था। इसका विकल्प सही हो जाएगा, नर्कसे के द्वारा यह अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी। अगर बात करें इसका आशय गरीबी के चक्र से, तो क्या होता है, गरीबी का दुष्चक्र अगर बनाया जाए तो इसमें एक गरीब जो व्यक्ति होता है उसके पास क्या होगा, अगर मैक्सिमम होगा तो निम्न पूंजी होगी, उसके पास निम्न पूंजी होगी। और अगर जब निम्न पूंजी होगी तो उसका उत्पादकता भी, अगर कोई चीज़ बनाता भी है तो उसकी उत्पादकता जो होगी वो निम्न होगी, निम्न उत्पादकता होगी। ठीक है, उत्पादकता इसकी निम्न होगी। और जब निम्न उत्पादकता होगी तो उसका प्रति व्यक्ति आय का जो होगा वो भी निम्न होगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी उसकी निम्न होगी। और जब प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी तो बचत भी क्या करेगा, निम्न ही बचत करेगा, ज़्यादा तो बचत करेगा नहीं, निम्न बचत होगी। और फिर जब निम्न बचत होगी तो निम्न पूंजी होगा। तो इसी तरह एक गरीबी का दुष्चक्र चलते रहता है, निम्न पूंजीगत, फिर निम्न उत्पादकता, फिर प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो निम्न होगी, और बचत भी होगी तो निम्न होगी, और फिर जब बचत निम्न होगी तो पूंजी भी निम्न ही लगेगी। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। चलिए, आशा करते हैं यह डायग्राम आपको समझ में आया होगा। डिस्प्ले पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो पाती है, इसलिए हम अच्छे तरीके से इसको समझा नहीं पाते, इसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इसका सही है, बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? दिए गए विकल्प में ग्रामीण स्वच्छता जो है वो भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी के 3 जो ऑप्शन है बी, सी, डी, अर्थात ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पेयजल, इनके अलावा सिंचाई, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन जिसको कहा जा सकता है, दूरसंचार और एक विद्युत है,
विद्युत। ये तीन ये और तीन ये लगभग 6, कुल मिलाकर 6 जो ये योजनाएं हैं वो भारत निर्माण योजना के अंतर्गत आती है और इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ग्रामीण स्वच्छता भारत निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? देखा विकल्प में विकल्प बी सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा विकल्प सी सही होगा। कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग जो है वो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन आर तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन, अब इसमें देखना है कि कौन निम्न दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो कथन ए जो है वो कह रहा है सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है और कारण जो है उसमें बताया जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाती है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा ए, यानी कथन सही है परंतु कारण गलत है, आर कारण गलत है। तो कैसे ये होगा इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम की जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उसमें सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं, ठीक है। अर्थात विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में सौंप दी है और इससे जो होने वाले आय जो प्राप्त होते हैं वो लोक कल्याण के लिए खर्च किया जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से वर्ष 2019-20 में 1,05,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा गया है और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां रोजगार के बेहतर अवसर सृजित किए हैं। इसीलिए कथन जो है वो सही है परंतु कारण जो है वो गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? दिए गए विकल्पों में एक एक करके पढ़ते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कौन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। यह बैंकों का बैंक है, ये सही है। यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, ये गलत है। और जैसे ही ये गलत होगा ये इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह भारत सरकार के शाख बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। अब ये गलत कैसे है? विकल्प सी गलत कैसे है? यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, नहीं, ये सभी प्रकार के करेंसी नोटों को नहीं बल्कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के करेंसियों को ये जारी करता है। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? दिए गए विकल्पों में विकल्प जो डी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संकल्प योजना का संबंध है, संकल्प योजना का संबंध दिए गए विकल्प में विकल्प सी सही होगा, HIV एड्स को समाप्त करने से है। HIV एड्स जो होता है, HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है और इसके निवारण के लिए, इसके जागरूकता के लिए एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो संकल्प योजना HIV एड्स को समाप्त करने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया था, ये 2006 में इसे पारित किया गया था। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्दिष्ट करती हैं? तो दिए गए विकल्प में विकल्प ए जो है सही है, RBI के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो भारत में इस वक्त सकल राजकोषीय घाटा जो है वो 3.4% पर है और ये 2018-19 के हिसाब से है। अगर बात करें 2020 और 21 में तो यह 3.5 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं? दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही है, 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम दर के। अगर इसको थोड़ा सा और डीपली जाने तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के प्रति व्यक्ति 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर बीमा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत मृत्यु या पूर्ण विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मुआवजा या जो आंशिक विकलांगता जिन्हें हुआ है उन्हें 1 लाख रुपए तक का जोखिम कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 12 रुपये वार्षिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुजनेट्स वक्र संबंधित है, कुजनेट्स वक्र संबंधित है, यह संबंधित है प्रति व्यक्ति आय और आय असमानता से। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, एक कम आय और गैर विलासितापूर्ण उत्पाद जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है तथा कीमत घटने पर घटती है कहलाती है। ये गिफिन वस्तुएं कहलाती है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? दिए गए विकल्प में विकल्प सी जो है ये सही है। जीवी रामकृष्ण समिति जो है वो गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है। बाकी की जो 3 समितियां हैं, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, ये तीनों समितियां गरीबी के आकलन से संबंधित है। लकड़वाला समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगर बात करें तेंदुलकर समिति की तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और रंगराजन समिति की स्थापना 2012 में हुई थी। वहीं जीवी रामकृष्ण समिति की स्थापना जो है, मतलब इसका जो गठन है, इस समिति का गठन जो है वो 1996 में किया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जीवी रामकृष्ण समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य में वृद्धि की गई है। कितनी की वृद्धि की गई है? तो ये 10% की वृद्धि की गई है। अगर केंद्रीय बजट 2021-22 के बारे में कुछ और देखते हैं तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.8% रहने वाला है और वित्त वर्ष 2022 के लिए यह 6.8% रहने वाला है। अगर केंद्रीय बजट 2020-21 में बीमा क्षेत्र में, और इसमें थोड़ा सा और भी बदलाव किया गया है, बीमा क्षेत्र में को लेकर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को अब बढ़ाकर 49% से 74% तक कर दिया गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके